सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देख लिए थे। अब आज हम जो है आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ भी देख लिए थे आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है, दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है, ये सब हम देख लिए थे। आज जो हम देखेंगे, आज हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। समझिएगा, समझते हैं ध्यान से। देखिए, लोथल एवं सुतकोद्दा, लोथल एवं सुतकोद्दा जो है सिंधु सभ्यता के एक बंदरगाह था, ठीक है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग होता था एवं साक्ष्य प्राप्त जो हुआ है, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता संधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, जिसका लंबाई में बोलेंगे तो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। ओके, आगे अग्निकुंड एवं लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लोथल से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। किस पे? तो मोहरों पे। ओके, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंघरी पशु का एक अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, ठीक है। आगे है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदरो से मिले हैं, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चहुंदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो बहुत चित्रात्मक थी, ठीक है। यह लिपि दाएं से बाईं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्तियां जो लिखी जाती थी वह दाएं से बाईं और दूसरी पंक्तियां जो लिखी जाती थी बाएं से दाईं और लिखी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे, लेखन कला उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो थी वह सुमेरियन की सभ्यता थी, ठीक है। आगे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े मतलब पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। केवल ऐसे नगर थे जिसका नाम था लोथल, ठीक है। लोथल के जो थे दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना दरवाजे खुलते थे पीछे की ओर। एकमात्र ऐसा नगर था जिसका नाम था लोथल, उसका दरवाज़ा जो है सड़क की ओर खुलता था। ओके, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी, ठीक है। संदर्भ भाषा मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग करते थे, ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य मिला है वो बनवाली से प्राप्त मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे है सुतकोद्दा कालीबंगा एवं लोथल से संदर्भ कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। सुतकोद्दा से क्या मिले हैं? तो घोड़े के अस्थि पंजर मतलब अस्थि मिले हैं, हड्डी मिले हैं। ओके, कहाँ से? सुतकोद्दा कालीबंगा एवं लोथल से। ओके, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, अस्थि मिले हैं। ओके, तेल की मतलब कहने का अर्थ ये होगा तौल की जो सभ्यता अनुपात था वह 16 अनुपात में रहता था। मतलब कि आप कोई भी सामान खरीदते थे ना
ठीक है, तो आपको 16 केजी ही लेना पड़ेगा, उससे कम बटखरा नहीं था। आज के तौर पे देहाती भाषा में बोल सकते हैं बटखरा, ठीक है, मतलब कि केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है। इस तरह से 16 केजी का बटखरा मतलब किलो के हिसाब से मतलब 16 केजी का ही रहता था। संदर्भ सभ्यता के लोग जो थे यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियाँ या भैंसा गाड़ियाँ का उपयोग करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है, ठीक है। किससे है? सिंधु सभ्यता से ही है। ओके, आगे देखते हैं। प्रमुख खोजकर्ता के बारे में आपको बताना है। देखिए, रावी किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे मतलब रावी किस नदी, कहने का अर्थ ये हो गया कि रावी जो है वो किस शहर में, किस नदी के किनारे, मतलब किस शहर के किनारे रावी नदी है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। चहुंदरो सिंधु नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है। रंगपुर मादन नदी किनारे स्थित है। रोपर सतलज नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। सुतकोद्दा दास नदी किनारे स्थित है। बनवाली रंगोई नदी किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे स्थित है। ओके, बाकी सोक्का सादिको नदी किनारे स्थित है, ठीक है, सोथका। ओके, यहाँ तक देख लिए हम। ओके, अब देखिए, अब आपसे पूछ लेगा कभी कभी जगह, किस जगह ये स्थित है। ओके, अब जैसे कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिला में पड़ता है। इसकी खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कौन किया था? 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे है मोहनजोदड़ो जो है, जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के मध्य सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज किया था रखाल दास बनर्जी। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी किया था। और इसमें और भी व्यक्ति योगदान दिया था, ठीक है। और रखाल दास बनर्जी जो किया था 1922 में किया था इसका खोज। उसके बाद और भी इसमें योगदान दिया था, मेके दिया था 1927 में, व्हीलर दिया था, ये सब योगदान दिया था। तो मैंने आपको क्या याद रखना है? रखाल दास बनर्जी याद रखना है। चहुंदरो क्या है? चहुंदरो देखते हैं आप। चहुंदरो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और चहुंदरो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में पड़ता है। और इसका जो खोज किया था 1925 ईस्वी में मेके के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद और भी पड़ता है NC मजुमदार, इसका खोज किया था 1931 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे है कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी किनारे स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। और इसका खोज कौन किया था? तो अमलालाल घोष 1951 में किया था। इसके बाद और भी किया था, BRMB के थापर भी किया था, इसमें योगदान दिया था, ठीक है। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यह जो पड़ता है सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में पड़ता है। और इसका खोज किया था फजल अहमद। कब किया था? तो 1953 में किया था। रंगपुर जो कि मादन नदी किनारे स्थित है। और यह पड़ता कहाँ है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है। ओके, और इसका खोज कौन किया था? तो रंगनाथ राव। कब किया था? तो 1953 से 54 ईस्वी में किया था। रोपर सतलज नदी किनारे स्थित है। और यह पड़ता कहाँ है? तो पंजाब का रोपर जिला में यह पड़ता है। ओके, और रोपर का खोज कौन किया था? तो जगदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में लगभग किया था, ठीक है, दोनों देता है। ओके, आगे देखते हैं।
लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है और यह जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पड़ता है और इसका जो खोज किया था जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया था। ओके, आगे पड़ता है सूतकांगेडोर। यह जो है दाक्ष नदी के किनारे स्थित है। यह जो पड़ता है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। कौन? तो सूतकांगेडोर जो कि दाक्ष नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज जो किया था ऑरेन स्टाइल 1927 ईस्वी में किया था। किसका? तो सूतकांगेडोर की खोज। बनवाली की खोज कौन किया था? तो यह किया था पहले देख लेते हैं बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है। रंगोई नदी के किनारे स्थित है और यह पड़ता कहाँ है? तो हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है और इसका खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 के द्वारा किया गया था। मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट जो है 1974 में किया था। आगे है धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है और यह जो है गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर स्थित है। जेपी जोशी के द्वारा जो है 1967 से 68 में इसकी खोज की गई थी और इसमें योगदान और भी व्यक्ति का था, जैसे रविंद्र सिंह बिष्ट ये भी योगदान दिए थे। आगे सोतका जो है सादीकोट नदी के किनारे स्थित है और यह बलूचिस्तान में पड़ता है और इसका खोज जो किया था जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में किया गया था। ओके, आगे हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में किया गया था। ऋग्वैदिक काल पहला था ऋग्वैदिक काल। इसका जो काल था यह 1500 BC से 1000 BC के बीच। BC मतलब ईसा पूर्व होता है, इस चीज़ कहीं फंसिएगा नहीं। और BC का अर्थ हो गया बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात बोलेगा तो समझ लीजिएगा कि BC की बात बोल रहा है। ठीक है, तो यही बात बोला गया है कि ऋग्वेद काल के जो काल था ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जिसे बोलते हैं BC इंग्लिश में। ओके, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। इसका काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, इसका काल था। और यह जो है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो बताया यह मध्य एशिया को माना। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, आर्यों के द्वारा जो है वैदिक सभ्यता दिया गया था। ओके, यह एक ग्रामीण सभ्यता था। ओके, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, आगे आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ओके, आगे आर्य जो है आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे क्या है? तो आगे है आर्यों के प्रशासनिक इकाई। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहले आएगा आरोही। आरोही का मतलब समझ रहे हैं, छोटा से बड़ा। मतलब कि क्या बोले? छोटा से बड़ा। तो पहले क्या आएगा? कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ओके, इस तरह से आएगा। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ हो गया ग्राम के मुखिया, ग्राम में जो होते हैं मुखिया वो ग्राम के मुखिया कहलाते हैं। ठीक है, ग्रामीणी कहलाते हैं। ओके, विश्व का प्रधान क्या कहलाता है? तो विश्वपति कहलाता है। एवं जन के शासक क्या कहलाता है? तो राजन कहलाता है। ओके, राजधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे तो पुरोहित, राजधिकारी पुरोहित ओके प्रमुख थे।
क्या थे? राजधिकारी, पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ओके, सूत, रथकार, कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ओके, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, राजा सहित जो है 12 हुआ करती थी, 12 टोटल। ओके, पूरब जो है दुर्गपति एवं स्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी छोटा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है? दिशा उत्तर वैदिक काल का राजा। ओके, कहने का अर्थ ये हो गया कि पूरब में उत्तर वैदिक काल में जो हुआ करते थे वो प्राची हुआ करता था। पूरब को प्राची कहा जाता था, और प्राची में मतलब पूरब में जो प्राची कहा जाता था जगह को, वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? तो सम्राट कहा जाता था। पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिमी मतलब पचीसी मतलब परतीची। ओके, इसे ना पश्चिम में राजा को क्या कहा जाता था? सौराष्ट्र कहा जाता था। पूरब में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, और उत्तर में उदीची बोलते थे। ठीक है, और उत्तर में राजा को क्या बोलते थे? विराट। ओके, मध्य एवं दक्षिण में क्या बोलते थे? मध्य में राजा बोलते थे और दक्षिण में भोज बोला करते थे। ठीक है, इस तरह से राजा का जो जगह था, जैसे दक्षिण में अलग राजा को बोला जाता था नाम, ठीक है, पूरब में अलग राजा का नाम था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूरब में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। वाजपति क्या होता था? तो वाजपति जो होता था ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ओके, उग्र क्या होता था? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या होता था? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, अधिकारी एक तरह से बोल सकते हैं। देखिए ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ओके, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष के रूप में बोला जाए तो ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। आगे देखते हैं। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध में जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराग युद्ध जो है उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध हुआ कब था? मतलब किस नदी किनारे? तो यह युद्ध जो है पुरुषनी नदी किनारे हुआ था। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो रावी है। ओके, नदी के तट पर हुआ था, और सूरदास एवं 10 जनों के बीच जो है यह दशराग युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना, जिसमें सूरदास विजय हुआ और 10 जन जो थे, 10 लोग जो लड़ रहे थे वो हार गए। ओके, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वेदांत की संख्या कितनी है? तो 6 है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ से ऋग्वेद समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्ण थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये थे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। चतुष्वर्ण का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब थे। ओके, जैसे ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मा के मुंह से, ऐसा माना जाता है। क्षत्रिय का जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मा के जांघों से, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और वैश्य का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा के जांघों से। ओके, ब्रह्मा के जांघों से। और क्षुद्र का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा के चरणों से, ऐसा माना जाता है ऋग्वेद में। ओके, पुरुष सूक्त में यह बात बोला गया। आगे देखते हैं।
इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा पूरब, देखिए यही बात जो बोले ना वही चीज़ लिखा गया है। ब्रह्मा जो है परम पुरुष के मुख से और छत्र जो जन्म लिया है ये भुजाओं से, वैश्य जो जन्म लिया है वो जांघों से, क्षुद्र जो जन्म लिया है ये पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो हम बात बोले ना वही बात बोला गया है। ओके, आगे आर्यों का समाज जो था ये पितृ प्रधान था, मतलब पिता को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, जैसे आपका नाम साहिल है, तो आपका नाम जैसे साहिल है ना, तो आपको लोग कैसे जानेगा आप किसके बेटे हैं, तो क्या बोलेगा कि फल्लमा के बेटा है। तो पिता का नाम मतलब पहले प्राथमिकता जो है पिता को दिया जाता था, मतलब इसे बोलता था पितृ प्रधान। ओके, पितृ प्रधान था उस वक्त। समाज जो था, मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, जैसे घर में होते हैं ना पिता, वैसे ही परिवार का मुखिया पिता होता था। ओके, पिता जो बोलते थे वही होता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ओके, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस काल में। विधवा अपने मित्रक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, विधवा अगर कोई पत्नी है तो देवर से शादी कर सकती थी। ओके, इस काल में ये सब परंपरा था। स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो लोपा मुद्रा जिसे घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विशुद्धि स्त्रियां का वर्णन है। ओके, आगे देखते हैं। आगे प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक है, छोटा टॉपिक है, उसको भी खींच लेते हैं। ओके, जैसे कि चरवाक दर्शन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, चरवाक को ही माने जाते हैं। योग दर्शन के पतंजलि को माने जाते हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माने जाते हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण को माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, तो वह कनाद को माने जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गार्गी संहिता ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, जीविकापार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, तो चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जो भी है होमवर्क में आप लोग क्लियर किया करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी 9 से की गई है। ठीक है, ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस तत्व व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है। ठीक है, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को समर्पित है। ओके, जिसका संबंध ऋग्वेद के लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किया गया। ओके, आगे महाकाव्य 2 हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम अगर बोलेंगे तो जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और वेदांग दर्शन मौलिक ग्रंथ ब्राह्मण या वेदांग सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ओके,
आगे आगे देखते हैं सबसे बड़ा क्या क्या चीज़ है। तो जैसे कि सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान पूछ लिया तो सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा गुफा तो कैलाश मंदिर एलोरा का गुफा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो जूलॉजिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद तो जमा मस्जिद जो कि नई दिल्ली में है। सबसे ऊंची चोटी तो गार्डबियन ऑस्टिन K2। ओके, सबसे लंबी सड़क सुरंग तो चेनारी नासिर सुरंग जो कि इसकी किलोमीटर में बोलेंगे तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है, कौन सी, तो वही चेनारी नासिरी सुरंग। ओके, आगे देखते हैं सबसे लंबी सुरंग बनिहाल रेल सुरंग। ठीक है, और ये किसे जोड़ता है तो ये देख लेते हैं ये कहाँ पे है। देखिए सबसे लंबी सुरंग जो है यह जो है पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल बनिहाल रेल सुरंग। ओके, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य तो मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर तो रामेश्वर कॉरिडोर जो कि पंजाब में है। ओके, आगे सबसे ऊंचा झरना बोलेगा तो कुचिकला वराही नदी पर कर्नाटक में है। ओके, सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाज़ा तो बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर तो कोलकाता अजायब घर। ठीक है, सबसे बड़ा गुंबद तो गोल गुंबद जो कि बीजापुर में पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम जो कि मेघालय में पड़ता है। सबसे बड़ा लिवरपूल तो हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में पड़ता है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, आगे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो कि 11.3 किलोमीटर है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम सॉल्ट लेक कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। यह सबसे विशाल स्टेडियम ओके जो कि युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम है। ऐसे सबसे बड़ा स्टेडियम की बात बोलेंगे तो सबसे बड़ा स्टेडियम अभी हो गया है विश्व में। सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कोई हो गया है तो वो हो गया वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आगे सबसे अधिक आबादी वाला शहर बोलेगा तो मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक गहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बोलेगा तो मुंबई महाराष्ट्र। ओके, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, मुंबई है। आगे सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। ओके, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। सबसे लंबा बांध बोलेगा तो 26 किलोमीटर है। कौन सा बांध है तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में महानदी में पड़ता है। ओके, आगे है सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई बोलेंगे तो 260.5 मीटर है। कौन सा बांध है तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में पड़ता है जो कि सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। शौर्य मतलब होता है पराक्रम, परमवीर चक्र। ओके, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वार बोलेगा तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा गिरजाघर बोलेगा तो सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में पड़ता है। सबसे ऊंचा टीवी टावर बोलेगा तो पीतमपुरा नई दिल्ली में पड़ता है। ओके, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का राज्य है जो कि 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, आगे
सबसे लंबा समुद्र तट बोलेगा तो मेरीना ट्रेंच जो कि चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी बोलेगा तो कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोलेगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। सबसे गहरी नदी घाटी बोलेगा तो भागीरथी और अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाला सबसे बड़ी नदी बोल दिया तो ताप्ती एवं नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल बोलेगा तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। ओके, आगे सबसे बड़ा तारामंडल बोल दिया तो बिरला पेट्रोलियम जो कि कोलकाता में पड़ता है। सबसे ऊंचा हवाई पतन बोल दिया तो लेह लद्दाख में पड़ता है। सबसे बड़ा राज्य बोलेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला बोल दिया क्षेत्रफल में तो कच्छ गुजरात है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बोल दिया तो गतिमान एक्सप्रेस। वर्तमान में शायद ये हो गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ओके, वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, सबसे तेज गति से चलने वाला। ओके, सबसे ऊंची मूर्ति बोलेगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। ओके, किसका मूर्ति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, जिसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर लगभग ऊंचाई है इसका। आगे देखते हैं, भूपेंद्र हजारिकापुर की लंबाई कितना है तो 9.15 किलोमीटर। चौड़ाई बोलेगा तो 12.9 मीटर है। ओके, ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ता है। इसका निर्माण जो है पीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया था। इसमें इसमें जो है 2056 करोड़ की लागत, मतलब 2056 करोड़ की लागत आई है। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसका आरंभ जो है बनिहाल एवं अंत हिल्लर साहबाद में होता है। ओके, इसका संचालक बोलेगा तो भारतीय रेल है। भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर संगम पर स्थित है। गुजरात का कच्छ जिला जो है 45,674 वर्ग किलोमीटर एवं और लद्दाख क्षेत्रफल में 45,110 वर्ग किलोमीटर है। ओके, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद बोलेंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर में किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे के से बनाया गया है। यह विश्व का अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ौदा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ से राजपीपला के निकट साधु वेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम बनर्जी सुतार ने किया था, ठीक है। आगे नोट में लिखा गया है कि अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में बनिहाल ले राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। ओके, तो याद रखिए किसका तो अटल या रोहतांग टनल का। ओके, आगे देखते हैं, विश्व में प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो पहला व्यक्ति जो था यह शेरपा तेंजिन था, ठीक है। यह भारत और सार एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड की है। ओके, शेरपा तेंजिन जो ये भारत की है, जो कि एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसके बाद फिर जो है एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड की थी, ये भी पहुंची थी। ओके, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो रॉबर्ट पियरी थी जो कि यूएसए की थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमर्सन जो कि नॉर्वे की थी। विश्व का पहला धर्म
सनातन धर्म था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रांसिस फ्रिप्स कनाडा की थी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैरोलिन निकलसन थी। चैलेंजर गर्थ में 36,200 फीट नीचे तक कैथी सुलेमान, चैलेंजर गर्थ फीट के नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो बनी थी ये कैथी सुलेमान बनी थी, जो कि अमेरिका की थी। ओके, आगे क्या है? पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो वाशिंगटन डीसी था। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली था, जो कि नॉर्वे के थे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो बर्सा था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो उरुग्वे था। ओके, आगे है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये भी जो है याद रखिएगा। ओके, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है गवर्नर बने थे शायद। गुट निरपेक्ष 18 नंबर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो बेलग्रेड था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो मार्को पोलो था। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट बंधु था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फर्डिनेंड मैगलन था। ओके, कौन था? तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। ओके, आगे 22 नंबर कौन सा? 22 नंबर बोला गया है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला? तो वह रूस था। ओके, आगे देखने वाले हैं। ये लास्ट है। ओके, ये लास्ट चैप्टर है। आगे आप लोग मेरा अगर होमवर्क फॉलो करते हैं तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एग्ज़ाम के आते आते आपका तैयारी बहुत अच्छा तरीक़ा से हो जाएगा। ओके, कहीं कुछ नहीं करना है, बस मेरा वीडियो देखना है और 1-2 बार रिकॉल कर लेना है बस। आगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में हुआ था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला जो पहला देश था ना वो यूनान था। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सन्यात सेन थे। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो हिरोशिमा, जो कि जापान में पड़ता है, वहाँ गिराया गया था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, आगे चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 1969 में गया था और ये यूएसए का नागरिक था। ओके, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरी थी, जो कि रूस की थी। ठीक है, मेजर यूरी गागरी जो कि रूस का था। ओके, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरी थी। आगे अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी नियोव था, जो कि रूस का था। ओके, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कोलंबिया शटल था। मतलब अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जो शटल था वो कोलंबिया शटल था। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर थी। ओके, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी, जो कि पाकिस्तान की थी। ओके, आगे है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो कि रूस की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको ताबुई थी, जो कि जापान की थी। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? तो जेन थी, रानी जेन थी। ठीक है, ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। ओके, आगे क्या बोला गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति
कौन थी? तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। ओके, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम यूरोपवासी कौन था? तो सिकंदर था, जो कि 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उस समय जो है भारत पे मतलब नंद वंश का शासन चल रहा था, धनानंद का शासन था। ओके, आगे देखते हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिना एस्टेला रजावेल, जो कि अर्जेंटीना की थी। अर्जेंटीना महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैरोलिन मिकलसन थी। ओके, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अलेक्जेंडर था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अलेक्जेंडर था। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर था। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एक्सपीओसिस, जो कि एथेंस का था। क्या किया था ये? तो विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रिचर्ड वास था। ओके, रिचर्ड वास था, जो कि प्रथम व्यक्ति था। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? तो आर्थर एस था। ओके, साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से क्या है इसमें बोला गया है? साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो परफूधो सली था। ओके, आगे क्या बोला गया है? 48 नंबर, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो जिया हेनरी डुयांत एवं फ्रेडरिक पासी था। ओके, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो डब्ल्यू रोएंट जैन था। ओके, जो कि भौतिक विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ओके, 50 नंबर देखते हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो जे.एच. वेट हॉल था। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो ए वॉन वेहरिंग थे। ठीक है, वेहरिंग थे। ओके, आगे 52 नंबर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो रैगनर फ्रिश एवं जॉन टिनवर्गन थे। ओके, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गडरूड एडरले थी। ओके, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो नीदरलैंड की राजधानी हॉलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हॉलैंड भी आप बोल सकते हैं। राजधानी नहीं, मतलब हॉलैंड भी पहले बोला जाता था। तो क्या बोला गया है कि ऐच्छिक मृत्यु मतलब कि इच्छा मृत्यु अधिकार प्रदान करने वाला जो पहला देश था ना विश्व का, वो नीदरलैंड था। ओके, इच्छा मृत्यु का ऑर्डर दिया था। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो स्वीडन था। ठीक है, जो कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था। रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन था? तो सऊदी अरब था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सैली राइट थी। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सैली राइट थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वान थे, वो देख लेते हैं। ओके, विद्वान थे व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्री के लेखक कौटिल्य एवं चिकित्सक चरक थे। ठीक है, ये सब जो थे जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रमुख विद्वान थे। ओके देन, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आज का होमवर्क क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट और मेरा होमवर्क सीरीज अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का तैयारी बना रहे और एग्ज़ाम में आप काफ़ी नंबर ला सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।